वेलकम टू ऑल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज अर्ली मीडिएवल फेज। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसका पीरियड है 750 एडी से लेकर 1200 एडी तक। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें प्राचीन काल का मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास के बारे में अध्ययन करना है, और वहां पर हम लोगों ने स्टोन एज से इसकी शुरुआत की थी। जब हमारी पहली क्लास थी वहां से हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की थी, और हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पाषाण काल से लेकर पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में कौन कौन से घटनाक्रम इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर चल रहे हैं। हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को देखा, फिर ताम्र पाषाण काल को देखा, फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और उससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। देन उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ स्पेसिफिक राजवंशों के बारे में जो आपके सिलेबस में राजवंशों के स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो वहां पर हम लोगों ने धीरे धीरे क्रोनोलॉजी वाइज आगे बढ़ते हुए मौर्य काल को पढ़ा, और मौर्य काल के बाद में फिर पोस्ट मौर्य के पीरियड को पढ़ा। पोस्ट मौर्य के बाद में हम लोगों गुप्त पर आए, और गुप्त के बाद में पोस्ट गुप्त का पीरियड आया जिसको उत्तर गुप्त के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर गुप्त पीरियड तक आते आते यहाँ तक आते आते ऐसा कहा जाता है कि हर्ष के बाद में प्राचीन काल का अंत हो गया था, और प्राचीन काल के बाद में मध्यकाल से प्राचीन काल के बीच में एक ऐसा पीरियड आया, इस पीरियड को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस पूर्व मध्यकाल को अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको पूरा पीरियड मिलेगा यहाँ पर 750 से लेकर 1200 एडी तक का। आप सबको पता होगा या किसी ने बेसिक अगर एनसीईआरटी जैसे सब्जेक्ट में से कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो भी आपको पता होगा 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, और यहाँ से मध्यकालीन भारत का शुरुआत होती है। तो हमें बेसिकली बात करना है इससे पहले की स्थिति के बारे में, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जिसके हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंस बनता है। 750 से 1200 एडी तक के काल में अगर ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो आप यहां पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में स्थिति को देखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसको बोलते हैं ट्राइपार्टी कॉन्फ्लिक्ट। अब ये ट्राइपार्टी कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या था, ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, अभी एमपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बेसिकली 3 स्पेसिफिक पर्सनालिटियों से जुड़ा हुआ था जिनके अलग अलग क्षेत्र थे, और बेसिकली अलग अलग जगह पर ये लोग होने के बावजूद भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए ये लोग लड़ते थे। कन्नौज में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जैसी शक्तियां थी। राष्ट्रकूट यहाँ पर दक्कन में स्थित थे। दक्कन में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट स्पेसिफिक शक्ति के रूप में थे, और बंगाल में अगर यहाँ पर बोला जाए तो बंगाल में आपको पाल शक्ति के रूप में देखेंगे। 3 अलग अलग क्षेत्र, 3 अलग अलग शक्तियां, लेकिन एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए तीनों शक्तियां आपस में लड़ती थी। 750 से लेकर 1200 एडी तक का जो पूरा काल हमें यहाँ पर दिखता है ये बेसिकली इसी मध्यकाल, इसी पूर्व मध्यकाल के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है जो बेसिकली त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में है। इसमें तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार के लिए लड़ती रही, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रही, और 200, 250, 300 साल तक कम से कम इनके अलग अलग वंश के अलग अलग लोग आए, अलग अलग जितने भी अलग अलग रूलर थे वो आए। इन लोगों ने आपस में कभी कभी किसी न किसी के क्षेत्र पर अधिकार किया, कभी किसी न किसी के क्षेत्र को लूटा। फिर फाइनली इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस निकला वो कॉन्सिक्वेंसेस था कि गुर्जर प्रतिहार शक्तियों की ही यहाँ पर विजय हुई, और गुर्जर प्रतिहार शक्तियों की विजय होने के बाद में गुर्जर प्रतिहार शक्ति इसके बाद 1200 एडी तक पहुंचते पहुंचते इतने अलग अलग डिफरेंट पार्टों में बढ़ चुकी थी कि उसके अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र हो गए थे, और उन अलग अलग क्षेत्रों के साथ में उसकी अलग अलग शक्ति के केंद्र बन चुके थे। इन्हीं शक्ति के केंद्रों में हम कुछ को अलग अलग रूपों में जानते हैं, जैसे चौहान के रूप में, गहड़वाल के रूप में, फिर अलग अलग डिफरेंट आपको दिखेंगे। आपको चंदेल दिखेंगे, सिसोदिया दिखेंगे, तोमर दिखेंगे, सोलंकी दिखेंगे, या फिर और भी अलग अलग, जैसे हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में चंदेल दिखेंगे, मालवा में परमार दिखेंगे। तो डिफरेंट आज के समय में जितने भी आपको राजपूतों के अलग अलग क्लेन दिखते हैं वो सारे राजपूत क्लेन के बेसिकली जो ओरिजिन है वो आपको गुर्जर प्रतिहारों के यहाँ से ही निकला दिखेगा।
तो त्रिपक्षीय संघर्ष का एक पहलू जो हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जुड़ता है वो जुड़ता है गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासकों के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति और इसमें फाइनली गुर्जर प्रतिहारों की विजय होना। लेकिन हम इसे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखते हैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। इसी मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसी टाइम पीरियड में हम देखें तो हमें यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग शक्तियों के केंद्र दिखते हैं। इनिशियल फेज में हमें जो शक्ति दिखती है वो दिखती है कलचुरी राजवंश के रूप में। अब यहां से हमें स्पेसिफिकली राजवंशों की स्थिति, यहां से आते आते हमें स्पेसिफिकली राजवंशों की स्थिति, राजवंशों के इतिहास के सोर्स, उसके अभिलेख और उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट रिटन एविडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक राजवंश का कोई स्पेसिफिक राजकुमार या कोई राजा इस क्षेत्र पर रहता था, उसने किन लोगों को हराया था या फिर वहां पर उसकी क्या स्पेसिफिक अचीवमेंट रहे थे। तो यहां से बेसिकली आपके प्री के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम अब यहीं से क्वेश्चनों का ऑथेंटिसिटी जनरेट होगी। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कलचुरी राजवंश के बारे में। ये एक स्पेसिफिक राजवंश था, मध्य प्रदेश के 2 स्पेसिफिक क्षेत्रों में ये था। पहला क्षेत्र इसने सबसे इनिशियल फेज में लिया था वो माहिष्मती का क्षेत्र था जो उज्जैनी और महेश्वर के पास के आसपास का था, और उसके बाद में लेटर दे शिफ्टेड इनटू त्रिपुरी रीजन। तो त्रिपुरी आज के समय में जबलपुर का रीजन है। तो ये कलचुरी राजवंश इनिशियल फेज में उज्जैन और उज्जैनी के पास में था और उसके बाद में ये शिफ्ट होके चले गए थे त्रिपुरी के पास में। हम आराम से डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि बेसिकली इनके काम क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे और इनका अचीवमेंट क्या था। उसके बाद सेकंड नंबर पर इसी पीरियड में एक डिफरेंट स्पेसिफिक राजवंश हमें दिखता है, दैट इज कच्छप घात। कच्छप घात राजवंश, ये कच्छप घात राजवंश मध्य प्रदेश में हमें ग्वालियर के स्पेसिफिक रीजन में मिलता है। तो ग्वालियर के स्पेसिफिक रीजन में इसी पीरियड में हम लोग एक नए राजवंश को देखते हैं, वो है कच्छप घात राजवंश। ये कच्छप घात राजवंश ग्वालियर और उसके आसपास के चंबल के डिवीजन में, पूरे चंबल और ग्वालियर के डिवीजन में 3 अलग अलग भागों में सत्ता के केंद्र के रूप में था। इसका एक भाग नरवर में था, एक भाग दूपकुंड में था, दूपकुंड आज के समय में मुरैना में पड़ता है, और एक भाग यहाँ पर ग्वालियर में था। इसके भी डिफरेंट अलग अलग राजा थे, उनके डिफरेंट अलग अलग काम थे। जैसे आप ग्वालियर के किले में सास बहू का मंदिर देखते होंगे, तो वो सास बहू का मंदिर जिसके बारे में आपने पढ़ा है वो बेसिकली कच्छप घाट डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है। तो किस डायनेस्टी का क्या अचीवमेंट था उसको अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, और ये बेसिकली है हमारे इस पीरियड से जुड़ा हुआ। तो ये पीरियड है बेसिकली अर्ली मिडिएवल फेज का पीरियड, जिसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे एक अलग अलग मध्य प्रदेश में अलग अलग सत्ता के केंद्र कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद इसी पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश, ये चंदेल राजवंश जो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, और इसकी हायरार्की हमारी कहां से जुड़ेगी। जब अर्लियर फेज में हम लोगों ने बात की थी, हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि यही वो एरिया था बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने चेंदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जब हमने महाजनपद के बारे में डिस्कस किया था। जब हमने 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में भी है, उसमें से एक स्पेसिफिक चेंदी है। वही चेंदी को यहां तक आते आते चंदेल राजवंशों के समय तक आते आते वही चेंदी बेसिकली बन गई थी जैजाक भुक्ति। तो जैजाक एक राजा था चंदेल डायनेस्टी का, उसके नाम पे इस स्पेसिफिक एरिया का नाम रख दिया गया जैजाक भुक्ति। और जब चंदेल डायनेस्टी का यहां से खात्मा हो जाएगा, चंदेल डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाएगा, इसके बाद इसी स्पेसिफिक जगह पर आएगी एक दूसरी डायनेस्टी, वो होगी बुंदेला डायनेस्टी। और उस बुंदेला डायनेस्टी के नाम पर इस स्पेसिफिक जगह का नाम हो जाएगा बुंदेलखंड। तो इस तरीके से जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो डायनेस्टी एक रीजन से बिलोंग कर रही है, उस रीजन का नाम भी उस डायनेस्टी से ही जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर बात चल रही है चंदेल राजवंश की। ये चंदेल राजवंश बुंदेलखंड में है, लेकिन इस समय बुंदेलखंड नहीं, जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करेंगे मालवा के परमार राजवंश के बारे में। ये परमार राजवंश जिससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर भोज। तो राजा भोज और राजा भोज से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वाकपति मुंज, भोज, और फिर अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट राजा यहाँ पर हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर परमार राजवंश के बारे में।
इतनी डायनेस्टियों के बारे में हमें देखना है इस पीरियड में, जिस पीरियड में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं 750 एडी से लेकर 1200 एडी तक में हमें मध्य प्रदेश के अंदर कुछ स्पेसिफिक इतनी इंपॉर्टेंट अलग अलग डायनेस्टियों के बारे में बात करना है, और यही डायनेस्टी से जुड़े हुए अलग अलग रूलर के बारे में बात करना है। इस यहाँ तक का पीरियड खत्म हो जाने के बाद में आप देखेंगे इस 1200 एडी तक पहुंचने के बाद में यहाँ से हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 1206 एडी में आ जाता है, 1206 एडी में आ जाती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे इंटरफेयर होना शुरू हो जाता है पूरे के पूरे मालवा के रीजन में। ना केवल मालवा के रीजन में बल्कि इंडिया के और भी डिफरेंट अलग अलग पार्टों में ये बेसिकली यहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे एरिया कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। हम लोग हम लोग इन सब बातों का केवल उस समय बात करेंगे जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर बात करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट है। हम लोग सीधे यहाँ पर इशू पे बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से स्पेसिफिक राजवंश है। यहाँ केवल आपको रेफरेंस के रूप में ये बता दिया गया है कि हमें इस पीरियड में पढ़ना है, और इस पीरियड में मध्य प्रदेश के इतिहास को आपको जानना है तो कुछ इस तरीके के राजवंशों के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको उसे जानना है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ में फिर धीरे धीरे गुलाम वंश ने किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे गुलाम वंश के बाद में आएगा खिलजी वंश, और खिलजी वंश में किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ये धीरे धीरे सभी डायनेस्टियों को खत्म करता जाता है, और उसके बाद में पूरा संपूर्ण मालवा इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट बन जाता है। और फिर उसके बाद से फिर तुगलक डायनेस्टी, और फिर किस तरीके से लोधी, और आगे आगे चल के फिर मुगल काल में मध्य प्रदेश का क्या हाल होता है, मध्य प्रदेश का इतिहास उससे कैसे जुड़ता है, वो हम लोग सेकंड वाले एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारा 750 से 1200 तक का है, उसके अंतर्गत बेसिकली मध्य प्रदेश में हमें इन राजवंशों पे सबसे ज्यादा चर्चा करना है। तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस निकला कुछ इस तरीके के राजवंशों के रूप में जो बेसिकली मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में सत्ता के डिफरेंट केंद्र के रूप में बन गए थे। हम लोगों को यहीं पर बात करना है, और हम एक एक करके बात करेंगे इसी पे, और उसी के बीच में मैं आपको रेफरेंस के रूप में यहाँ पर बता दूंगा कि अगर इससे जुड़ा हुआ, अगर इन तीनों से जुड़ा हुआ कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो सकती है। तो वो अगर आपके प्रीलिम्स में आती है तो वो भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में यहाँ पर काम करेगी। चलिए पहले यही देख लीजिए कि वाकई में 750 से लेकर 1200 एडी तक की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं ट्राई पार्टी संघर्ष या फिर हिंदी में लिख रहा हूं त्रिपक्षीय संघर्ष। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में मैंने आपको 3 स्पेसिफिक सत्ता के केंद्र बताए, ये ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। 3 स्पेसिफिक सत्ता के जो मैंने केंद्र बताए उसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट थे। यहां पर मैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, दैट इज गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा मैं जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं यहां पर वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो बेसिकली दक्कन के स्पेसिफिक क्षेत्र से बिलोंग करते थे, यहां पर बात की जा रही है महाराष्ट्र का रीजन। और एक है पाल, पाल ये बंगाल में थे, ये राष्ट्रकूट दक्कन के एरिया में थे, दक्कन। और ये गुर्जर प्रतिहार यूपी में एक जगह है कन्नौज, वहां पर थे। अब बात आती है कि इन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित किया, क्या अगर किया भी या नहीं किया। तो गुर्जर प्रतिहारों से ही शुरुआत करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के केस में बोला जाता है, गुर्जर प्रतिहारों का एक इंपॉर्टेंट राजा था, एक शासक था जिसका नाम था नागभट्ट, नागभट्ट फर्स्ट। ये नागभट्ट फर्स्ट वो इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर इंटर किया, और इंटर करने के बाद में रीजन आप सिंपल समझिए, रीजन क्या था। रीजन मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि अगर ऑल ओवर इंडिया को आप इस तरीके से ले और मध्य प्रदेश एकदम बीच में पड़ता है, तो मैंने आपको बताया गुर्जर प्रतिहार यहां पर है कन्नौज के यूपी में, और यहां पर है राष्ट्रकूट नीचे, और यहां पर है पाल। तो अगर गुर्जर प्रतिहारों को लड़ाई करना है राष्ट्रकूटों से तो मध्य प्रदेश में आना ही पड़ेगा उसके एरिया में, और राष्ट्रकूटों को अगर गुर्जर प्रतिहारों को हराना है तो भी उन्हें एमपी में आना पड़ेगा। और यहाँ पर इसके केस में भी पालों के केस में बहुत कम हद तक यहाँ पर मालवा स्पेसिफिकली एमपी के अंदर इंटरफ्रेंस होता था। तो पालों का रीजन हटा दिया जाए। अब हम देखते हैं कि कन्नौज और बेसिकली दक्कन के बीच का जो हिस्सा था वो मध्य प्रदेश वाला पार्ट था, और जब ये राजाओं में से कोई भी राजा शक्तिशाली होता था
तो वो बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करके उस स्पेसिफिक क्षेत्र को उस दूसरे राजा से अपने पास रख लेता था और फिर कुछ समय के लिए वो स्पेसिफिक क्षेत्र उस राजा के हाथ आ जाता था। आपके मध्य प्रदेश पीएससी में एक सिंपल यही क्वेश्चन बनेगा, क्या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, उस पीरियड के लिए किसी स्पेसिफिक राजा ने उसको रखा, किस स्पेसिफिक क्षेत्र से वो राजा बिलोंग करता था, ऐसा कुछ करके यहाँ पर आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है। तो बात चल रही है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहारों के एक राजा थे नागभट्ट फर्स्ट, और ये नागभट्ट फर्स्ट ने यहाँ पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैनी को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। तो नागभट्ट फर्स्ट के केस में क्या है, नागभट्ट फर्स्ट ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। अब इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर, इस नागभट्ट फर्स्ट ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया, तो उज्जैनी को रखा। अब गुर्जर प्रतिहारों ने इसके बाद में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित किए या फिर सत्ता के केंद्र स्थापित किए। उन्हीं केंद्रों में से 3 इंपॉर्टेंट शाखाएं इनकी हमें यहां पर मिलती हैं। 3 इंपॉर्टेंट शाखाओं की बात चल रही है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। उसमें से सबसे पहली शाखा जो है वो है गुना वाले रीजन में। ये गुना वाले रीजन में आपको चंदेरी है, यहां पर आपको एक स्पेसिफिक पहली सत्ता का केंद्र मिलेगा गुर्जर प्रतिहारों का। दूसरा सत्ता का केंद्र आपको मिलेगा गुना से थोड़ा आगे चल के शिवपुरी। शिवपुरी में एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है कुरेठा। ये कुरेठा इज द सेकंड इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो पावर ऑफ द सेंटर ऑफ द पावर था यहाँ पर शिवपुरी के डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये कुरेठा। और तीसरा स्पेसिफिक जगह है वो है दमोह और स्पेसिफिकली जबलपुर की बात कर रहा हूं मैं, दमोह जबलपुर। ये 3 स्पेसिफिक सत्ता के स्पेसिफिक केंद्र इन लोगों ने यहां पर स्थापित किए थे। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो कन्नौज से, स्पेसिफिकली कन्नौज वाले रीजन से रिलेटेड थी, उसने जब एमपी के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित किया तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था नागभट्ट फर्स्ट, जिसने उज्जैनी तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया और उज्जैनी को अपने अधिकार में कर लिया। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उस समय उज्जैनी में कोई नहीं होगा, या फिर अगर राष्ट्रकूटों में भी कोई राजा होगा तो वो कमजोर होगा। तो इस वजह से इसने राष्ट्रकूटों को वहां से हटाकर यहाँ पर उज्जैनी को स्थापित किया। और फिर मध्य प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक जगहों पर गुना, शिवपुरी, दमोह की जगह पर छोटे छोटे सत्ता के कुछ केंद्र स्थापित किए। बाद में हो सकता है फिर राष्ट्रकूटों की वजह से हारने के बाद ये वहां से चले गए हों। सिमिलरली दूसरे पार्ट पे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रकूटों पे। क्या राष्ट्रकूटों ने मध्य प्रदेश के अंदर किसी तरीके की कोई सत्ता स्थापित की? तो यहां पर बात आती है राष्ट्रकूटों का सबसे इंपॉर्टेंट जो है, राष्ट्रकूटों का सबसे इंपॉर्टेंट जो फाउंडर के रूप में जिसे जाना जाता है उसका नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब इसने बेसिकली किया क्या, दंतीदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार किया, और उज्जैन पर अधिकार करने के बाद में उज्जैन में एक यज्ञ कराया। इस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भाधान। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि किस स्पेसिफिक शासक ने उज्जैन में अधिकार स्थापित करके हिरण्य गर्भाधान यज्ञ का आयोजन कराया। बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पर दंतीदुर्ग जो मेन राष्ट्रकूटों का फाउंडर था, उसने यहाँ पर उज्जैन पे अधिकार किया, और उज्जैन में उस समय पे गुर्जर प्रतिहार नाम का कोई स्पेसिफिक शासक था। उस शासक को इसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद में उज्जैन में यहाँ पर एक यज्ञ कराया जिसका नाम था हिरण्य गर्भाधान यज्ञ। और उस यज्ञ में बेसिकली प्रतिहारों ने, जो प्रतिहार डायनेस्टी के स्पेसिफिक रूलर थे, वो हारे थे। प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका अदा की थी। तो प्रतिहारों को यहाँ पर उसने द्वारपाल बना के रख दिया था। इतनी मतलब नीची स्थिति पर ला दिया था गुर्जर प्रतिहारों को। तो ये उस समय पे, और उसके बाद में इसने यहां से उज्जैन को अपने पास रख लिया। तो उज्जैन अब बेसिकली राष्ट्रकूटों का एक स्पेसिफिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। इसके बाद में इससे जुड़ा हुआ एक और स्पेसिफिक राजा है, उसका नाम है दुर्गराज। राष्ट्रकूटों से जुड़ा हुआ एक स्पेसिफिक राजा और है जिनका नाम है दुर्गराज। दुर्गराज के बारे में बोला जाता है ये राष्ट्रकूटों के स्पेसिफिक उस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जो 7th से 8th सेंचुरी के बीच में थी,
और इसने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया था मध्य प्रदेश में बैतूल। इसने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया था मध्य प्रदेश में बैतूल को। तो बैतूल को बेसिकली यहाँ पर इन्होंने अपना एक दूसरा सत्ता का केंद्र बनाया, उज्जैन से डिफरेंट। सिमिलरली वैसे ही जैसे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने उज्जैन के बाद में कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे सत्ता के केंद्र बनाए थे, गुना, शिवपुरी, दमोह के रूप में, उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर दुर्गराज ने एक नया केंद्र स्थापित किया, बैतूल। तो ये छोटे छोटे सत्ता के केंद्र थे, छोटे छोटे स्पेसिफिक राजा इस जगह पे थे, उसी डायनेस्टी के छोटे छोटे राजा फॉर द टाइम बिंग उस समय पे स्थापित हुए। ये आपके प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय पे कौन रहा। लेकिन मेजर सत्ता के केंद्र के रूप में हम जिन्हें एमपी में देखते हैं वो हमें मिलेंगे वही जिनके बारे में हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिटेल में बात की। वो थे क्या, स्पेसिफिकली बात चल रही है कलचुरी डायनेस्टी की, कच्छप घाट डायनेस्टी की, चंदेल डायनेस्टी की और मालवा के परमार। तो हम लोग उन्हीं को पूरा सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ फैक्ट थे जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आ सकते थे कि कौन सा स्पेसिफिक राजा ने यहाँ पर उज्जैन को लिया, किसने हिरण्य गर्भाधान यज्ञ कराया, बैतूल में स्पेसिफिकली कौन सा राष्ट्रकूट राजा ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे मेन स्पेसिफिक डायनेस्टी पर, जो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे कलचुरी डायनेस्टी से, और कलचुरी डायनेस्टी के बाद में हम धीरे धीरे एक एक करके सारी डायनेस्टियों पर बात करेंगे। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकलेंगे, तो ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन यहां से मिस नहीं होना चाहिए आपका। बहुत ज्यादा फैक्चुअल है ये, और यहां से लिटरेचर सोर्सेज भी बनते हैं, यहाँ से आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बनते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्सेज आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब हमारी बात चल रही है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, 700 से लेकर 1200 सेंचुरी की बात चल रही है, और दिस पीरियड इज कॉल्ड अर्ली मिडिवल फेज, early medieval phase, and we are going to discuss about the Kalchuri dynasty। तो फर्स्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर जो बात चल रही है that is Kalchuri dynasty। कल्चुरी डायनेस्टी पे हम लोग बात करेंगे। ये कल्चुरी डायनेस्टी जो बेसिकली आप देखेंगे इतिहास में आपको 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक देखने को मिलेगी। मतलब 9वीं शताब्दी से लेकर आपको ये 13वीं शताब्दी तक, 12वीं 13वीं शताब्दी तक, लास्ट बिल्कुल लास्ट तक, जब तक चंदेल इसको पूरा का पूरा अपने अधिकार में नहीं ले लेते। तो ये बेसिकली आपको 9th से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में मध्य प्रदेश में दो स्पेसिफिक अलग अलग क्षेत्रों के रूप में मिलेगी। आप देखेंगे इसका पहला, सबसे पहला वाला जो राजवंश है, मैं बात कर रहा हूं कल्चुरी राजवंश। ये कल्चुरी राजवंश जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक में मध्य प्रदेश में दो अलग अलग क्षेत्रों में था, उसमें पहला वाला जो क्षेत्र था वो था माहिष्मती। ये माहिष्मती का एरिया था। ये माहिष्मती का एरिया जिसका क्षेत्र बेसिकली उज्जैन लगता है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में उज्जैन लिख देता हूं, यहां की बात चल रही है। और ऑथेंटिक किताबों में इसकी जो डेट दी गई है वो डेट दी गई है 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी। इसकी सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था वो केंद्र था उज्जैन। और इसके बाद में यहां पर सत्ता का दूसरा केंद्र हमें दिखता है त्रिपुरी के रूप में। त्रिपुरी के रूप में, त्रिपुरी को आज का आधुनिक जबलपुर के नाम से भी जाना जाता है। उसके आसपास का एरिया है ये पूरा का पूरा। और यहां पर जो स्पेसिफिकली टाइम बनता है वो टाइम है 9 से लेकर 13वीं शताब्दी, सेंचुरी एडी। तो यहां पर बेसिकली मैंने केवल अभी दो बातें आपको बताई हैं, और वो दो बातें यहां पर ये हैं कि स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में पूर्व मध्यकाल में पहले राजवंश के रूप में हम यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट राजवंश के रूप में हम किसी को देखते हैं तो वो है कल्चुरी राजवंश। ये कल्चुरी राजवंश जिसका ऐतिहासिक जो हम बैकग्राउंड देखते हैं वो बेसिकली हमें दिखता है 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। मैंने इसलिए 9th शताब्दी से लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसके एविडेंस बहुत कम मिले हैं कि इसने इस स्पेसिफिक एरिया में कुछ काम किया था या नहीं। यहाँ के इसके जो मेन फाउंडर मिले हैं जिनके नाम कृष्ण राज, शंकर राज, बुद्ध राज है, जो इस डायनेस्टी से स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं, माहिष्मती वाली से। उनके बाद में उसकी इस डायनेस्टी के आगे के रूलर के बारे में कहीं पर भी कोई ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं मिलता।
फिर जो मेन सोर्सेज, चाहे वो रिटर्न एविडेंस के रूप में हो या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में हो, वो सारे हमें यहाँ पर मिलते हैं त्रिपुरी वाली ब्रांचेस में। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिकली कल्चुरी डायनेस्टी मध्य प्रदेश के किस स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी बेस होगा माहिष्मती और त्रिपुरी। अगर माहिष्मती नहीं भी मिलता देन योर आंसर विल बी त्रिपुरी 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 त्रिपुरी, दैट मीन्स जबलपुर का रीजन। एंड द पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड इज 9th से लेकर 13th सेंचुरी। तो यहाँ पर बात चल रही है दो स्पेसिफिक ब्रांच जिनको बोला जाता है माहिष्मती के कल्चुरी और त्रिपुरी के कल्चुरी। तो दो स्पेसिफिक कल्चुरी की अलग अलग ब्रांचेस हैं ये। अब इनके स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडर के बारे में कि स्पेसिफिकली फाउंडर यानी संस्थापक कौन है। तो माहिष्मती ब्रांच का जो स्पेसिफिक यहाँ पर बात चल रही है संस्थापक, तो संस्थापक की बात चल रही है। संस्थापक इसके हैं कृष्णराज। कृष्णराज, कृष्णराज को स्पेसिफिक संस्थापक के नाम से जाना जाता है इस डायनेस्टी का स्पेसिफिक। कृष्णराज के बाद में इनके आगे आने वाले जो सक्सीजर थे वो सक्सीजर में आपको मिलेंगे कृष्णराज, शंकरराज और एक और मिलेगा नाम बुद्धराज। फाउंडर याद रख लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। फाउंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली ब्रांच माहिष्मती के रूप में, टाइम पीरियड इतना है। स्पेसिफिक संस्थापक कृष्णराज है। कृष्णराज के बाद में दो स्पेसिफिक रूलर के नाम और इतिहास में हमें मिलते हैं, जिनमें एक है शंकरराज और दूसरे हैं बुद्धराज। इसके बाद में इतिहास में कहीं पर भी इस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसके बाद में आप देखेंगे इस डायनेस्टी का अगला हिस्सा हमें त्रिपुरी ब्रांच के रूप में दिखता है। तो आप सोचिए, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। एक सिंपल यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूं। देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पर चल रही है और वो बात है कि यहाँ पर उज्जैनी वाला हिस्सा है एक छोटा सा। तो इस उज्जैनी के हिस्से को मैंने यहाँ पर एम लिख दिया। एम डिनोट करता है माहिष्मती के रीजन को। तो ये माहिष्मती में स्पेसिफिकली पहली ब्रांच के रूप में स्थापित हुए थे कल्चुरी, और यहां से कल्चुरियों ने अपने क्षेत्रों को बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले ये लोग चेंदी वाले रीजन में गए। चेंदी वाले रीजन मतलब बुंदेलखंड वाले रीजन में गए और इस रीजन में इन्होंने अपनी सत्ता के केंद्र को फैलाना शुरू किया। ये इस स्पेसिफिक क्षेत्र तक आगे बढ़ते हुए कालिंजर तक पहुंच गए। लेकिन इसी समय पर यहाँ पर चंदेल डायनेस्टी में भी धीरे धीरे अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आ रही थी, और उसके बाद में वो भी धीरे धीरे यहाँ पर अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहे थे। अब आप देखें यहाँ पे चंदेल भी यहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डोमिनेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कल्चुरी जिन्होंने चेंदी तक के हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया था, धीरे धीरे चंदेलों ने इनको हराना शुरू किया। तो ये फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से सत्ता का केंद्र चेंज किया, और चेंज करने के बाद में धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेशन किया अपना, और फिर उसके बाद में अपना जो मूवमेंट लेकर आए, वो मूवमेंट ये बेसिकली तीसरी स्पेसिफिक जगह पर लेके आए जिसका नाम था त्रिपुरी। तो त्रिपुरी का जो हिस्सा है वो आज जबलपुर में आता है, वो अब हो गया इनकी नई सत्ता का केंद्र। तो इसीलिए यहाँ पर कल्चुरी डायनेस्टी को बोला जाता है। अर्लियर फेज में कल्चुरी डायनेस्टी उज्जैनी वाले रीजन में थी। उसके बाद में इसने अपने क्षेत्रों को एक्सपेंड करना शुरू किया, और एक्सपेंड करते करते इन्होंने यहाँ पर कालिंजर, बांदा, जालौन जैसे एरिया को भी जीत लिया। बाद में चंदेलों ने इनके क्षेत्रों को अधिकार कर लिया और इनको यहाँ से हराना शुरू किया। तो ये यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे यहाँ से माइग्रेट करते हुए, यहाँ से मूवमेंट करते हुए अपना त्रिपुरी वाले रीजन में आ गए। त्रिपुरी में यहाँ पर इन्होंने अपनी एक नई ब्रांचेज स्थापित की, और इस ब्रांचेस को स्थापित करने वाला जो मेन संस्थापक था उसका नाम था कोक्कल फर्स्ट। कोक्कल फर्स्ट, ही वाज द फाउंडर ऑफ त्रिपुरी ब्रांच ऑफ कल्चुरी। तो कल्चुरी डायनेस्टी की जो सेकंड ब्रांचेस थी जिसका नाम था यहाँ पर त्रिपुरी के कल्चुरी, इनको आप किताबों में कहीं कहीं चेंदी से जुड़ा हुआ भी आप जान पाएंगे, या फिर आप पढ़ेंगे कहीं कहीं पे कि चेंदी के कल्चुरी। तो चेंदी के कल्चुरी इसलिए बोला जाता है कि इनिशियल फेज में माहिष्मती से चेंदी तक पहुंच गए थे, इस एरिया को भी जीत लिया था। लेकिन चेंदी का जो हिस्सा है जिसको आज मैं बोलता हूँ जैजक भुक्ति, तो वो बेसिकली चंदेलों ने अपने पास रख लिया, और चंदेलों ने इन्हें हराने के बाद में यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो अब ये बेसिकली हिस्सा हो गया यहाँ पर त्रिपुरी का। तो त्रिपुरी के हिस्से में जो स्थापना की थी, उस स्थापना का मेन फाउंडर था, उसका नाम था कोक्कल फर्स्ट। तो कोक्कल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सबसे ज्यादा।
अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया दो स्पेसिफिक डायनेस्टी, दो स्पेसिफिक क्या कहते हैं ब्रांचेस आपको दिखती है यहाँ पर कलचुरी डायनेस्टी की। ये कलचुरी डायनेस्टी की पहली वाली ब्रांच है माहेश्मती से जुड़ी हुई, सेकंड वाली ब्रांच है त्रिपुरी से जुड़ी हुई। पहली वाली ब्रांचेस के एविडेंस ना के बराबर हैं, लेकिन दूसरी वाली ब्रांचेस के एविडेंस आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे और अन्य दूसरे एस्पेक्ट में भी आपको इसके एविडेंस देखने को मिल जाएंगे। हमें दूसरी वाली ब्रांचेस पे डिटेल में बात करना है। इस दूसरी वाली ब्रांचेस की अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर कि कौन कौन से स्पेसिफिक यहाँ पर एविडेंस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो एविडेंस देख लीजिए आप, क्या क्या इंपॉर्टेंट एविडेंस यहाँ पर है, क्योंकि एविडेंस भी अपने आप में प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है इस डायनेस्टी की सेकंड वाली ब्रांच त्रिपुरी ब्रांच की, और इस त्रिपुरी ब्रांच ने क्या जबलपुर और स्पेसिफिक जगह पर अपना स्पेसिफिक साम्राज्य स्थापित किया था, कैसे पता चलेगा, तो उसको पता लगाने के लिए उससे रिलेटेड कुछ एविडेंस है। उन एविडेंसों को, इनको जो स्रोत बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो स्रोत कई डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्रोत है अभिलेख। अभिलेख, अब ये अभिलेख बेसिकली क्या बोलते हैं, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट अभिलेख है युवराज, युवराज का बिल्हारी अभिलेख, बिल्हारी अभिलेख, युवराज का बिल्हारी अभिलेख। अब ये युवराज कौन है, ये इस डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, त्रिपुरी वाली ब्रांच का एक इंपॉर्टेंट रूलर है। अभी बाद में बताऊंगा आपको कि युवराज कौन है, गांगेयदेव कौन है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या एविडेंस है, तो आपको बताना है यहाँ पर बेसिकली एविडेंस ही पूछ लेगा, युवराज का बिल्हारी अभिलेख। तो ये यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बातें चल रही हैं जिनके बारे में है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है यश कर्ण, यश कर्ण, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। यश कर्ण क्या जबलपुर लेख, कोई इंपॉर्टेंट रूलर किसी स्पेसिफिक जगह पर रहा होगा तो उसने कोई अचीवमेंट, कोई वेलफेयर का काम तो कराया ही होगा, और अगर वो काम कराया है तो कहीं ना कहीं वो आर्कियोलॉजिकल या फिर रिटर्न फॉर्म में उस जगह पर कभी ना कभी तो मिलेगा। जब आर्कियोलॉजिस्टों को इस तरीके के एविडेंस मिलना शुरू हुए तो उन एविडेंस के बेस पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये रूलर इस जगह पर अपना साम्राज्य स्थापित करता था। सेम वही बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि क्या एविडेंस हमें पता चलते हैं। तो अभिलेख मतलब यहाँ पर बात चल रही है कि किस तरीके के एविडेंस। तो पहला एविडेंस हमें मिलता है अभिलेख फॉर्म में, जिसको आप बोलते हो एडिक्ट। तो वो एडिक्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं, पिलर के फॉर्म में हो सकते हैं, केव के रूप में हो सकते हैं, किसी भी डिफरेंट टाइप में हो सकते हैं। सेकंड अभिलेख की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो है क्या, लिटरेचर से रिलेटेड, जिसको मैं हिंदी में बोलूंगा साहित्यिक अभिलेख, साहित्य से जुड़े हुए। मतलब अब यहाँ पर आते आते चीजें और ज्यादा ऑथेंटिक होती जा रही है, साहित्य से जुड़े हुए। तो ये साहित्य वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या साहित्य से जुड़ा हुआ। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोइट थे जिनका नाम है राजशेखर, राजशेखर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है राजशेखर। इन्होंने कुछ बुक लिखी थी, उसमें से एक बुक है काव्य मीमांसा, इनकी एक बुक का, और ये बुक और बुक के नाम और इंपॉर्टेंट राइटर ये अपने आप में प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, तो आपको सारा ही पढ़ के जाना है। यहाँ पर बुक का नाम है काव्य मीमांसा, और एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है विद्वसाल भंजिका, विद्वसाल भंजिका। ये दो बुक इन्होंने लिखी थी राजशेखर ने। अब राजशेखर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इस राजशेखर का जो एक राइटर के रूप में थे, एक पोइट के रूप में थे, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये इस ब्रांच त्रिपुरी ब्रांच के एक राजा थे युवराज, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में एज अ पोइट के रूप में थे, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंट रोल है। और इन्होंने सारी जो बातें लिखी हैं वो बेसिकली ये बताती हैं कि त्रिपुरी ब्रांच ने यहाँ पर ये सो एंड सो स्पेसिफिक वर्क कराए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय सो एंड सो राइटर। तो आपको यहाँ पे बताना है राजशेखर की इंपॉर्टेंट बुकें और उसकी बात चल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइटर है, उनका नाम है हेमचंद। दूसरा इंपॉर्टेंट राइटर, यहाँ पे पहले राइटर की बात चली थी राजशेखर, दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है हेमचंद। हेमचंद ने एक बुक लिखी थी द्वादशी काव्य। ये द्वादशी काव्य सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो बेसिकली उस समय पर जो इंपॉर्टेंट त्रिपुरी के जो राजा हैं, उन राजाओं के साथ में, उनके चंदेलों के साथ में क्या रिलेशन थे, चंदेलों के स्पेसिफिक राजा से उनकी क्या लड़ाई होती थी, मालवा के स्पेसिफिक राजाओं के साथ में उनकी क्या लड़ाई होती थी, उसको डिटेल में बताती है।
मतलब बेसिकली ये बुक क्या बताती है, द्वादश शकाब्द बेसिकली मिलिट्री कैंपेन के बारे में बताती है। वो मिलिट्री कैंपेन जो त्रिपुरी के राजाओं के थ्रू लड़ा जाता था, कहां पर, इधर चंदेलों के साथ में या मालवा के साथ में। तो अलग अलग डिफरेंट सत्ता के केंद्रों के साथ में आपस में एक दूसरे से जो लड़ाइयां होती थी उसके बारे में यहाँ पे बताया है। जब हम मालवा के परमार पढ़ेंगे तब भी आपको सिमिलर यही देखने मिलेगा कि भोज ने कई लड़ाइयां लड़ी। तो राजा भोज ने कई लड़ाई लड़ी, क्या वो वाकई में हर लड़ाई में सक्सेस हुए या मैक्सिमम लड़ाई में उनको फेलियर मिला? तो जिन जगहों पर जो मिला वो बेसिकली कैसे पता चलता है, वो पता चलता है उन बुक्स के थ्रू। इधर वो धार प्रशस्ति हो, उदयपुर प्रशस्ति हो, या फिर डिफरेंट किसी भी अदर टाइप की प्रशस्तियां, या फिर कोई भी नए जो रिटर्न एविडेंस हो वो। तो यहाँ पे सेकंड बात चल रही है हेमचंद के द्वादश शकाब्द की। ये द्वादश शकाब्द बेसिकली यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन को बताता है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइटर है जिनका नाम है बिल्हड़। तीसरा इंपॉर्टेंट राइटर है जिसका नाम है बिल्हड़। ये बिल्हड़ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांगदेव चरित्र। विक्रमांगदेव चरित्र एक बुक का नाम है। ये बुक लिखी थी इन्होंने, और इस बुक में इन्होंने लिखा था कि त्रिपुरी के राजा कर्ण और चालुक्य राजाओं के बीच में आपस में युद्ध होता था। चालुक्य राजा में स्पेसिफिकली यहाँ पर इन्होंने डिनोट किया है। चालुक्य जो अलग अलग कैटेगरी में थे, मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते। चालुक्य बेसिकली अलग अलग हैं। बादामी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो चालुक्य राजाओं के साथ में इस राजवंश के राजाओं ने जो युद्ध किया था उसको डिटेल में बताने का काम करती है ये बुक और इसके इंपॉर्टेंट राइटर। तो ये ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं बेसिकली यहाँ पर कि किस तरीके से काम हुआ। अभी तक मैंने केवल 2 एविडेंस बताए जो ये बताते हैं कि ये डायनेस्टी इस एरिया में थी। उसमें सबसे पहला था अभिलेख के फॉर्म में, दूसरा था साहित्यिक के फॉर्म में। एक और एविडेंस यहाँ पर आपको याद रखना है, दैट एविडेंस इज बेसिकली पुरातात्विक साक्ष्य, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में अगर मैं सिंपल बात करता हूं कि किस तरीके के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि जबलपुर घूमने अगर आप जाएं, या फिर जबलपुर का जो स्पेसिफिक व्यक्ति हैं उनको पता होगा भेड़ा घाट, और भेड़ा घाट पर स्थित कई तरह के स्पेसिफिक मंदिर हैं जिसमें 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके के जितने भी वहां पर मंदिर हैं उन मंदिरों की स्थापना इसी राजवंश के काल में हुई थी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात चल रही है 64 योगिनी मंदिर। 64 ये शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है, देवी शक्तिपीठ के रूप में। तो 64 योगिनी टेम्पल की बात चल रही है यहाँ पर, और इस टेम्पल के बारे में बोला जाता है ये बनवाया था युवराज देव प्रथम ने। तो उस युवराज की बात चल रही है यहाँ पे जिसके दरबार में राजशेखर था। तो युवराज फर्स्ट की यहाँ पर बात चल रही है। युवराज फर्स्ट ने 64 योगिनी मंदिर को बनवाया था। उसी के साथ में डिफरेंट अलग कैटेगरी के मंदिर भी यहाँ बने थे, जैसे गोल की मठ मंदिर बना था। ये गोल की मठ भी भेड़ा घाट पर ही स्थित है। फिर इसके बाद नहोलेश्वर का शिव मंदिर बना था, ये सिंपल दमोह में पड़ता है, दमोह के आसपास का हिस्सा है वहां पर। तो इस तरीके के कई मंदिर यहाँ पर बनवाए गए थे। तो कि ना केवल युवराज ने, युवराज के बाद आने वाले कई शासक जैसे गांगेयदेव हुए और फिर अन्य जितने भी शासक हुए उन्होंने भी इस तरीके के मंदिर निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर बात चल रही है इस त्रिपुरी के कल्चुरी डायनेस्टी की, और इस डायनेस्टी में बेसिकली इतने तरह के एविडेंस आपको याद करना है जो ये बताते हैं कि ये डायनेस्टी इस स्पेसिफिक क्षेत्र में थी। एक डायनेस्टी कल्चुरी डायनेस्टी, 2 डिफरेंट ब्रांच, एक ब्रांच के एविडेंस बहुत कम है, दूसरे के एविडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसके स्पेसिफिक राजाओं की डिटेल हमें याद करनी है। यहाँ पर बात चल रही है डिफरेंट कैटेगरी के उसके एविडेंस। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ के बात करेंगे इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में। अब यहाँ पर माहेश्वती ब्रांच की पहले ही भी बात हो चुकी है। माहेश्वती ब्रांच में केवल 3 इंपॉर्टेंट है, एक शंकर कृष्णराज, उसके फाउंडर शंकर राज बुद्धराज। सेकंड है त्रिपुरी ब्रांच को ही आगे ले रहे हैं और इसी के इंपॉर्टेंट राजा और इंपॉर्टेंट वर्क ले रहे हैं उनके। तो इस त्रिपुरी ब्रांच की जो बात चल रही है, त्रिपुरी ब्रांच दैट मींस जबलपुर की जो बात चल रही है, इसमें सबसे पहले है इंपॉर्टेंट कोक्कल फर्स्ट। मैंने पहले भी बताया कोक्कल फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। मतलब त्रिपुरी ब्रांच की बात चल रही है। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इनके राष्ट्रकूट, अब इनके जो काम है इंपॉर्टेंट वर्क वो देखना है हमें। इनके राष्ट्रकूट और चंदेलों के साथ में, राष्ट्रकूट और चंदेल 2 इंपॉर्टेंट इस समय पर यहाँ पर समकालीन कंटेम्परेरी पावर के रूप में थे। उनके साथ में इनके मैट्रिमोनियल रिलेशन थे, वैवाहिक संबंध थे।
मतलब इस समय तक स्थिति अच्छी थी, आगे जाके ये स्थिति खराब होने वाली है। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या था। कोक्कल फर्स्ट ने इस पूरी की पूरी ब्रांच को उठाया, आगे बढ़ाया और इसको पावरफुल बनाया। उसी समय पर यहाँ पर जिस समय पर मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले रीजन में ये ब्रांच बहुत ज्यादा धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, सिमिलरली मध्य प्रदेश के उत्तर में चेंदी के पार्ट में चंदेल भी अपनी साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। और सिमिलरली इसी पीरियड में मालवा वाले में क्षेत्र में भोज और परमार डायनेस्टी अपने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रही थी। तीन अलग अलग सत्ता के डिफरेंट कैंट थे मध्य प्रदेश में और तीनों अलग अलग क्षेत्र को बढ़ाते थे। जब इनके बीच में वैवाहिक या मैट्रिमोनियल या फिर हार्मोनियस रिलेशन होते थे तब इनकी सत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती थी, लेकिन जब साम्राज्य में संघर्ष होते थे तब ये सत्ता धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाती थी। कोक्कल देव के समय पर यह हुआ कि इनके बीच में संबंध अच्छे होने की वजह से, हार्मोनियस रिलेशन होने की वजह से ये धीरे धीरे अपने पूरे सत्ता के केंद्र को आगे बढ़ाते गए। और इसके बाद में यहाँ पर ग्रोथ आपको यहाँ पर जबलपुर की दिखती है, तो मैक्सिमम ग्रोथ जबलपुर की अगर आपको, और उसके जो वेलफेयर दिखेगा वो आपको इस पीरियड में दिखेगा। लेकिन उसके बाद आप आएंगे तो आपको जो काम ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम मिलेंगे वो सारे मिलेंगे मिलिट्री कैंपेन के रूप में। तो कल्चुरी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था कोक्कल फर्स्ट, जिसने बेसिकली यहाँ पर राष्ट्रकूट और चंदेरों के साथ में अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया। लेकिन कोक्कल फर्स्ट की मृत्यु के बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर ये त्रिपुरी वाली ब्रांच वीक होना शुरू हो जाती है। और 11वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते, 9वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट इसकी स्थापना हुई थी, 11वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते ये पूरी ब्रांचेस धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है और चंदेल इस ब्रांचेस को धीरे धीरे एक्वायर्ड करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में इसी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम था गांगेय देव। तो गांगेय देव द्वारा से इस शक्ति को इमर्ज करता है और द्वारा से त्रिपुरी वाली ब्रांच को यहाँ पर रेज्यूमनेट करने का काम करता है। इसी बीच में यहाँ से गांगेय देव के बीच में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर और मिलेंगे जिनका नाम है युवराज। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर जो आपको यहाँ दिखेंगे, फर्स्ट तो फाउंडर थे, सेकंड युवराज की बात चल रही है। ये युवराज यहाँ पर क्या सबसे इंपॉर्टेंट, युवराज का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है साहित्य को प्रशय देना। साहित्य को प्रशय देना, प्रशय देना मतलब यहाँ पे संरक्षण देना उसे। तो साहित्य को प्रशय देना, यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री कैंपेन कुछ नहीं किया, किसी तरह का मिलिट्री कैंपेन ना करने की वजह से ये सत्ता धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गई। जिस सत्ता को कोक्कल फर्स्ट ने मजबूत बनाया था, युवराज के समय तक आते आते क्षीण और बिल्कुल एकदम कमजोर होना शुरू हो गई थी। युवराज ने बेसिकली यहाँ पर म्यूजिक को प्रमोट करना शुरू किया और अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। म्यूजिक को जब प्रमोट करना शुरू किया, साहित्य को जब प्रशय देना शुरू किया, तो आपको पता होगा इनके दरबार में ही थे एक इंपॉर्टेंट कवि जिनका नाम है राजशेखर, जिनका नाम है राजशेखर। अब ये राजशेखर बेसिकली इनसे पहले कन्नौज के दरबार में थे और कन्नौज के राजा को छोड़कर ये यहाँ पर त्रिपुरी के कल्चुरी डायनेस्टी के पास आए और युवराज के दरबार में जाकर सेटल्ड हुए और यहाँ पर इन्होंने फिर कई नई डिफरेंट बुकों को लिखना शुरू किया। तो कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आए थे राजशेखर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर साहित्यकार के रूप में थे और राजशेखर ने यहीं पर इन्हीं के दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट बुकें लिखी हैं। उनके नाम भी आपको जानना है प्रीलिम्स में। उनमें से एक बुक है कर्पूर मंजरी, एक बुक का नाम है कर्पूर मंजरी। इसके बाद दूसरी बुक का नाम है काव्य मीमांसा, दूसरी बुक का नाम है काव्य मीमांसा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी बुक का नाम है विद्वशाल भंजिका, तीसरी बुक का नाम है विद्वशाल भंजिका। राजशेखर ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बुकें बता रहा हूं जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। उसमें से पहली बुक का नाम है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा सेकंड है, विद्वशाल भंजिका थर्ड नंबर पर है। तीन इंपॉर्टेंट बुकें आपको याद रखना है, विच इज रिटन बाय द राजशेखर इन द कोर्ट ऑफ यहाँ पर युवराज फर्स्ट। युवराज फर्स्ट जो कल्चुरी डायनेस्टी की त्रिपुरी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, उनकी कोर्ट में ये बेसिकली यहाँ पर था। और इसी के साथ में युवराज से जुड़ा हुआ दूसरा फैक्ट है भेड़ाघाट पे 64 योगिनी मंदिर का निर्माण। तो ये भेड़ाघाट पे जो 64 योगिनी का जो टेम्पल है, मंदिर है, उसका निर्माण भी इस इंपॉर्टेंट शासक के समय पर ही हुआ था, युवराज के समय पर ही हुआ था। तो इस इंपॉर्टेंट रूलर का केवल यही था कि इधर इसने वेलफेयर के प्रोग्राम को सबसे ज्यादा जनरेट किया या फिर इसने जो
कल्चर, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट था, उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया, उसको सबसे ज्यादा प्रमोट करने का काम किया। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे माइटेस्ट और सबसे पॉपुलर किंग के रूप में जाने जाते हैं, दैट इज गांगेय। तो गांगेय के बारे में आपको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये। गांगेय विक्रमादित्य के भी नाम से जाने जाते हैं, गांगेय विक्रमादित्य, गांगेय विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब यहां पर बेसिकली इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर जो जुड़ते हैं वो ये जुड़ते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट है, ये चंदेल डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनका नाम सुना होगा आपने, विद्याधर। विद्याधर के समकालीन थे, ना केवल विद्याधर में और बहुत सारे अलग अलग लिख देता हूं, विद्याधर, चंदेल डायनेस्टी के विद्याधर, आगे लिख देता हूं परमार डायनेस्टी के एक राजा थे भोज, भोज के भी समकालीन थे। तो मतलब इस समय पर ये इतनी शक्तियों के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। और यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है इन एविडेंसों में जो त्रिपुरी के कल्चुरी डायनेस्टी से मिलते हैं, ये एविडेंस ये डिक्लेयर्ड करते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि इस डायनेस्टी के राजा जिनका नाम है गांगेय विक्रमादित्य, गांगेय विक्रमादित्य ने न केवल यहाँ पर विद्याधर को डिफीट दी बल्कि इसके साथ में राजा भोज को भी हराया। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग एविडेंस अलग अलग बात करते हैं। जब आप चंदेल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे विक्रमादित्य को कभी भी आज तक किसी भी समकालीन राजा ने हरा नहीं पाया। तो मतलब विद्याधर की स्थिति ज्यादा मजबूत बताते हैं चंदेल एविडेंस, चंदेल स्रोत के रूप में। लेकिन यहाँ पे कल्चुरी के जो एविडेंस हैं वो बताते हैं कि गांगेय ने चंदेल राजा विद्याधर को भी हराया और मालवा के परमार वंश के इंपॉर्टेंट जो रूलर थे राजा भोज, इनको भी इन्होंने यहाँ पर हराया था। तो मतलब यहाँ पर इन्होंने सबको हराने के बाद में त्रिपुरी के साम्राज्य को दोबारा से रीइमर्ज किया और यहाँ पर उसे मजबूत बनाने का काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में जाने जाते हैं ये। और इन्होंने ना केवल इसको यहाँ पर इन अपने समकालीन राजाओं को हराया, इसके साथ में आसपास के एरिया पर भी पूरी सत्ता का केंद्र स्थापित किया और कन्नौज तक अपनी शक्ति का विस्तार किया, कन्नौज तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। और वहीं पर कन्नौज में जाकर ही प्रयाग में इन्होंने जल समाधि ग्रहण की, प्रयाग में ही समाधि ली, प्रयाग में ही समाधि ले ली। मतलब प्रयाग में ही यहाँ पर बताते हैं ये पीरियड है बेसिकली 1041 का, 1041 एडी, 1041 एडी में बताते हैं यहीं पर कि इसी डायनेस्टी के गांगेय ने यहाँ पर समाधि ले ली। गांगेय विक्रमादित्य के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि गांगेय विक्रमादित्य ने एक स्पेसिफिक टाइप के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ तो उनकी खुद के नाम होते थे गांगेय विक्रमादित्य, और दूसरी तरफ क्वाइन के दूसरी साइड में यहाँ पर लक्ष्मी की आकृति होती थी, लक्ष्मी की आकृति किस पर, सिक्कों पर। तो ये जो सिक्के जो चलाते थे वो सिक्के के दो स्पेसिफिक पहलुओं में से एक पहलू पर इनका खुद का नाम होता था और दूसरे पे लक्ष्मी की आकृति खुद ही होती थी। इस तरीके के सिक्के इन्होंने अपने स्पेसिफिक क्षेत्र में चलाए थे। गांगेय विक्रमादित्य ने डिफरेंट कैटेगरी के सिक्के चलाए थे, सोने, चांदी, कांसा, सीसा, बहुत डिफरेंट टाइप के सिक्के चलाए थे। बेसिकली ये शिव भक्त थे, शिव को बहुत ज्यादा मानते थे, इसीलिए जबलपुर और उसके आसपास के रीजन में बहुत ज्यादा यहाँ पर शिव टेम्पल बनाने का इन्होंने काम किया था। बहुत डिफरेंट टाइप के अलग अलग शिव मंदिर बनाए थे पूरे स्पेसिफिक जगहों पर। इस डायनेस्टी के गांगेय के बाद में अगले जो रूलर मिलते हैं हमें वो है कर्णदेव। इनका नाम मिलता है कर्णदेव। गांगेय के बाद इंपॉर्टेंट रूलर है कर्णदेव। कर्णदेव ने एक इंपॉर्टेंट टाइटल एक्वायर्ड किया था, दैट टाइटल वाज त्रिलंकाधिपति। त्रिलंकाधिपति का ये सिंपल फैक्ट है, त्रिलंकाधिपति, ये एक टाइटल एक्वायर्ड किया था, टाइटल रखा था इन्होंने। इनका नाम है कर्णदेव। कर्णदेव ने एक स्पेसिफिक टाइटल की उपाधि रखी थी, एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था त्रिलंकाधिपति। मतलब इनके साक्ष्यों में ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ना केवल पूरे के पूरे मालवा, चंदेल, आसपास के हिस्सों को जीता, इसके साथ साथ में इन्होंने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को भी हराया और राष्ट्रकूटों को भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। तो इसलिए इनको बोला जाता है इन्होंने सारे के सारे एरिया को कैप्चर्ड करने के बाद में
पूरी की पूरी त्रिपुरी ब्रांच को और ज्यादा विस्तारित किया और एक नया टाइटल एक्वायर्ड किया। इस टाइटल का नाम था त्रिलंकाधिपति, ये टाइटल रखा था इन्होंने। और इसी डायनेस्टी के अगले लास्ट रूलर जो हमें मिलते हैं उनका नाम है विजय सिंह। इस डायनेस्टी के जो त्रिपुरी ब्रांच है, इस त्रिपुरी ब्रांच का जो लास्ट रूलर हमें मिलता है इसका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह इस डायनेस्टी के अंतिम शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे इसी डायनेस्टी का फिर मुकाबला शुरू हो जाता है चंदेलों के साथ में। चंदेलों से संघर्ष, चंदेलों से संघर्ष तो पहले भी इनका चल ही रहा था, लेकिन उस समय पर इनके राजवंश में बड़े अच्छे अच्छे मजबूत शासक थे, इस वजह से चंदेलों का इन्होंने मुकाबला सही से कर लिया। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर चंदेलों की शक्ति और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और चंदेल शासक यहाँ पर त्रिलोच्य वर्मन के बारे में बताया गया है। तो चंदेल शासक त्रिलोच्य वर्मन ने यहाँ पर इस शासक को हराया, डिफीट दी। और डिफीट देने के बाद में पूरा का पूरा कल्चुरी का साम्राज्य चंदेल डायनेस्टी के अंदर मिला लिया, मर्ज कर लिया। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि ये कल्चुरी डायनेस्टी का जो दूसरी वाली ब्रांच थी त्रिपुरी, जिसने कुछ लंबे समय तक अपने आप को यहाँ पर स्थिर रखा, लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे इसके जो लास्ट रूलर थे विजय सिंह को त्रिलोच्य वर्मन ने एक युद्ध में हराया। और युद्ध में हारने के बाद में इस पूरे के पूरे साम्राज्य को अपने पार्ट का हिस्सा बना लिया। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन हमें बात पहले राजवंश के रूप में देखने मिली है वो ये है कि अर्ली मिडिएवल फेज जो 700 से लेकर 1200 एडी तक में था, उसमें पहला मध्य प्रदेश का राजवंश कल्चुरी राजवंश है। इसकी दो डिफरेंट ब्रांच हमें मिली, माहिष्मती और त्रिपुरी। माहिष्मती में हमने कृष्णराज को फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में देखा जो संस्थापक था, और उसी के साथ में त्रिपुरी ब्रांच में हमने इंपॉर्टेंट जो संस्थापक था वो था कोक्कल फर्स्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी के समकालीन मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सत्ता के केंद्र के रूप में आप देखेंगे मालवा में आपको परमार डायनेस्टी दिखेगी, जबकि चंदेल में आपको चेंदी में आपको चंदेल डायनेस्टी दिखेगी। तो सिमिलर यहाँ पर लड़ाई संघर्ष के केंद्र थे। कहीं पर अगर बीच में रेस्ट का पीरियड मिलता था तो कोई भी राजा यहाँ पर वेलफेयर का काम कराना चाहता था और वेलफेयर का काम करते भी थे। हमने देखा कि किस तरीके से कोक्कल को यहाँ पर टाइम कम मिलने की वजह से कोक्कल ने बेसिकली साम्राज्य को सेटल डाउन किया। उसके बाद में युवराज आए, युवराज ने ना केवल यहाँ पे म्यूजिक को प्रमोट किया बल्कि वेलफेयर के भी काम कराए, जैसे 64 योगिनी जैसे मंदिरों को बनवाना भेड़ाघाट में। फिर उसके बाद में गांगेय देव के आने के बाद में स्थिति को और मजबूत बनाया। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांगेय देव मध्य प्रदेश में किस स्पेसिफिक राजवंश से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा त्रिपुरी के कल्चुरी। बात चल रही है यहाँ पे गांगेय देव का इंपॉर्टेंट रोल, उनने विद्याधर को हराया, साथ में मालवा के राजा इंपॉर्टेंट परमार राजा भोज को भी हराया। फिर उसके बाद आगे चल के कर्ण आए, कर्ण ने भी अपनी शक्ति को मजबूत बनाया, त्रिलंकाधिपति की उपाधि धारण की। और उसके बाद में लास्ट रूलर के रूप में विजय सिंह दिखते हैं। विजय सिंह को चंदेल शासक त्रिलोच्य वर्मन ने हराया और उसके बाद में जिस तरीके से सत्ता को स्थापित किया गया था, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और संपूर्ण सत्ता बेसिकली मर्ज हो गई चंदेलों के पास में। तो चंदेलों के पास में मर्ज हो जाने के बाद में चंदेलों की शक्ति का विस्तार हुआ और उनके क्षेत्र का विस्तार हुआ। इस तरीके से पहली डायनेस्टी का इस तरीके से अंत और पूरा का पूरा शुभारंभ, इसका जो पूरा का पूरा स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक की स्थिति बनती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे कच्छप घाट डायनेस्टी, जो सेकंड डायनेस्टी के रूप में है। यह डायनेस्टी जो बेसिकली मध्य प्रदेश के सदन वाले पार्ट से थी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कच्छप घाट डायनेस्टी, जो सेकंड डायनेस्टी है वो बेसिकली हमारी उत्तर के वाले पार्ट से है मध्य प्रदेश के, जिसमें हम लोगों ने हमें पढ़ना है नरबर का एरिया, धूपकुंड का एरिया और ग्वालियर का रीजन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कच्छप घाट डायनेस्टी। थैंक यू।